हेलो स्टूडेंट्स। आज का हमारा टॉपिक है हिस्ट्री में जो गुप्त पीरियड था उसका आज फोर्थ पार्ट करेंगे हम। जो गुप्त वंश रहा है उनका जो समय है वो भारत के इतिहास में बड़ा ही इंपॉर्टेंट समय रहा है। स्वर्णिम काल कहा गया है इसको, इसलिए इसके चार पार्ट बनाए गए हैं। फर्स्ट पार्ट में चार राजाओं की बात मैंने की थी जो इसके संस्थापक थे श्रीगुप्त, फिर उनका बेटा घटोत्कच, फिर उसके बाद जो शक्तिशाली राजा हुए चंद्रगुप्त प्रथम और उनका बेटा समुद्रगुप्त। फिर दूसरे वीडियो में तीन महत्वपूर्ण राजाओं की बात की थी इस वंश के। चंद्रगुप्त द्वितीय, उन्हें ही चंद्रगुप्त विक्रमादित्य भी कहा जाता है। उसके बाद कुमारगुप्त और स्कंदगुप्त। तीसरा वीडियो जो बनाया था वो हून एक जाति थी जो सेंट्रल एशिया से आई थी भारत में, और ये उसी समय में आई थी जब भारत में गुप्त साम्राज्य था। और साथ ही साथ भारत के दक्षिण में एक वंश था वाकाटक। वाकाटक वंश के राजाओं और गुप्त वंश के राजाओं के बीच में भी बहुत से आपसी संबंध थे, वैवाहिक संबंध भी थे, तो इसलिए तीसरे वीडियो में हून और वाकाटक वंश इसकी बात की गई थी। आज हम करेंगे कि इस वंश का जो शासन था उस समय किस तरह का प्रशासन था, समाज किस तरह का था, उस समय की आर्थिक स्थिति कैसी थी, सांस्कृतिक गतिविधियां उस समय कैसी होती थी, कौन कौन से ऐसे ग्रंथ उस समय रचे गए जो भारत के इतिहास के अनुसार बड़े ही महत्वपूर्ण है, और इसको स्वर्णिम काल क्यों कहा जाता है, ये सारी बातें आज हम करेंगे। तो उस समय का एडमिनिस्ट्रेशन कैसा था, इकोनॉमी कैसी थी, सोसाइटी कैसी थी और कल्चर कैसी थी। तो सबसे पहले हम बात करते हैं एडमिनिस्ट्रेशन की। सेंट्रलाइज्ड कंट्रोल वाज नॉट एज फुली रियलाइज्ड अंडर गुप्ताज एज इट हैड बीन अंडर द मौर्याज। गुप्त वंश का मौर्य वंश के साथ कहीं कहीं उसकी तुलना की जाती है, क्योंकि मौर्य वंश भी भारत का एक बहुत बड़ा शक्तिशाली वंश रहा और गुप्त वंश भी ऐसा ही रहा, तो इनकी तुलना भी की जाती है। तो जो मौर्य वंश था उसके समय में सब कुछ सेंट्रलाइज्ड था, केंद्रीकृत था, यानी सारा जो शासन था, जो सत्ता थी वो राजा के अधीन ही होती थी। लेकिन गुप्त समय में ये सेंट्रलाइज नहीं रहा, या कहिए डिसेंट्रलाइज हो गया। यानी इस समय राजाओं ने जैसे साउथ के भी कुछ राजाओं को जीता लेकिन उनका राज्य वापस लौटा दिया, और जो इनका जहां तक अपना राज्य था उसमें भी कुछ जमीन इन्होंने दान देनी शुरू कर दी, कुछ लोगों को दान कहिए या कुछ शर्तों के आधार पे जमीन दे दी, और उस क्षेत्र का शासन भी उन्हीं लोगों को दे दिया कि आपको ही शासन करना है, आपको ही यहां से टैक्स वसूल करना है, आपको सेना भी रखनी है, और वक्त पड़ने पर जब युद्ध होगा तो वो सेना जो गुप्त वंश की वास्तविक सेना थी, सेंट्रलाइज थी, उसकी सहायता करेगी। तो इस तरह से एक इस व्यवस्था को बोलते हैं सामंतवाद। तो सामंतवाद की जो सिस्टम था वो धीरे धीरे इस समय में फैलने लगा, तो डिसेंट्रलाइज हो गया। प्रैक्टिस ऑफ अपॉइंटिंग द क्राउन प्रिंस केम इन वॉक। जैसे रामायण काल में हम पढ़ते हैं, महाभारत काल में पढ़ते हैं कि युवराज घोषित कर देते थे। जैसे भगवान राम, उनको भी युवराज बना दिया था, उनका राजतिलक घोषित कर दिया था। ऐसे ही इस समय में भी ये प्रथा शुरू हो गई थी कि क्राउन प्रिंस, कौन आगे राजा बनेगा, उसको कुमार बोलते थे, उनको पहले ही अपॉइंट कर दिया जाता था। गुप्त किंग्स वर असिस्टेड बाय काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। इनकी एक मंत्रियों की एक मंडली होती थी जिसको मंत्री परिषद कहा जाता था या मंत्री मंडलम कहा जाता था। ये मंत्रिमंडल ही विचार करता था बड़े गहन विषयों पे और फिर निर्णय लिए जाते थे। कुमारमत्य एंड संधि विग्रहिका वर अमंग द हाई ऑफिसर्स। ये दो पद बड़े इंपॉर्टेंट थे इस समय में। कुमारमत्य तो सबसे इंपॉर्टेंट था, उसके बाद संधि विग्रहिका, ये दो बड़े ही उस समय के महत्वपूर्ण पद थे। मंत्री, सेनापति, महादंड न्यायक, मिनिस्टर ऑफ जस्टिस, संधि विग्रहिका, मिनिस्टर ऑफ पीस एंड वॉर वर जनरली चोजन बाय द कुमारमत्य। कुमारमत्य सबसे इंपॉर्टेंट था।
कुमार अमात्य क्या करता था, लोगों को का एक काडर कहिए, लोगों का प्रशिक्षित लोगों का एक समूह सिलेक्ट करता था। यानी मान लो 15 मंत्री जो है बनाने हैं, तो हो सकता है 20-30 लोगों का जो बिल्कुल ट्रेंड थे उस क्षेत्र में, उनको वो सिलेक्ट करता था। फिर राजा की सहायता से उनमें से ही बनते थे, कौन, मंत्री बनते थे, सेनापति बनते थे, महादंड न्यायक बनता था, संधि, यानी उनमें से ही बड़े इंपोर्टेंट जो ऑफिशियल थे उनमें से ही बनते थे। तो ये सारा काम किसका था, कुमार अमात्य का था। तो डिसेंट्रलाइज हो गया था, कुमार नियुक्त होने शुरू हो गए थे, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स थी, कुमार अमात्य सबसे इंपॉर्टेंट पद था। संधि विग्रह का यह भी इंपॉर्टेंट था। संधि विग्रह, संधि का मतलब पीस, विग्रह का मतलब था युद्ध। तो ये क्या था, मिनिस्टर ऑफ पीस एंड वॉर। युद्ध होना है नहीं होना है, किन शर्तों पे होना है, संधि करनी है किन शर्तों पे करनी है, ये सारे निर्णय संधि विग्रह का ये लेता था। मंत्री, सेनापति, जो मिनिस्टर ऑफ जस्टिस था, न्यायाधीश का ये मुख्य महादंड न्यायक उसको बोलते थे। तो ये इसके महत्वपूर्ण पद थे। और सबसे इंपॉर्टेंट कौन सा पद था, कुमार अमात्य का। ऑफिस ऑफ संधि विग्रह का फर्स्ट अपीयर्स अंडर समुद्रगुप्त। जो समुद्रगुप्त शासक था, इस वंश का चौथा शासक था महत्वपूर्ण, तो उसके समय में ये पद जो है इसका जिक्र आता है पहली बार संधि विग्रह का। हुज अमात्य हरिसेन हैड दिस टाइटल। इसका जो कुमार अमात्य था समुद्रगुप्त का, वो था हरिसेन। और हरिसेन के पास ही देखो कौन कौन से पद थे। हरिसेन हैड द टाइटल्स, कुमार अमात्य भी हरिसेन था, महादंड न्यायक, महादंड नायक ये भी कुमार अमात्य था, और संधि विग्रह का ये भी कुमार अमात्य था। इसके साथ साथ ये पोएट भी था, राजकवि भी था। तो कितना इंपॉर्टेंट व्यक्ति रहा होगा तो हरिसेन समुद्रगुप्त का जो दरबार में था, कुमार अमात्य भी था, महादंड नायक भी था, संधि विग्रह का भी था, और राजकवि भी था। तो कुमार अमात्य, महादंड नायक, संधि विग्रह का और राजकवि। कुछ और भी पद होते थे, अदर इंपॉर्टेंट ऑफिशियल्स। महाप्रतिहारी, चीफ अशर ऑफ द रॉयल पैलेस। जो राजमहल होता था उसका जो मुख्य, उसकी सुरक्षा का भार जो था वो किसके ऊपर था, महाप्रतिहारी। दंड पाशिका, चीफ ऑफिसर ऑफ पुलिस डिपार्टमेंट। जो उस समय के, आज के समय में जो पुलिस मानते हैं, उस समय भी कंट्रोल करने के लिए सेना होती थी या सैनिक होते थे या पुलिस होती थी। तो जो पुलिस का जो मुख्य अधिकारी था उसको क्या बोलते थे, दंड पाशिका। एक और पद था विनय स्थिति स्थापक, चीफ ऑफिसर ऑफ रिलीजियस अफेयर्स। जो भी धार्मिक मामले थे उनका जो मंत्री था उसको बोलते थे विनय स्थिति स्थापक। चीफ ऑफ एलिफेंट कॉर्प्स, जो हाथियों पर सवार सैनिक होते थे उनका जो मुख्य जो है सेनापति था वो था महापिलुपति। किनका, उस समय घोड़ों की, घुड़सवार की भी सेना होती थी और हाथी का भी सेना में युद्ध में प्रयोग किया जाता था। तो हाथी पर सवार होकर जो सैनिक युद्ध लड़ते थे उनका जो मुख्य था वो महापिलुपति था। और महाअश्वपति, चीफ ऑफ कैवलरी, जो अश्व घुड़सवार थे, घुड़सवार सेना थी, उसका मुख्य कौन था, महाअश्वपति। तो दंड पाशिका कौन था, दंड पाशिका तो पुलिस डिपार्टमेंट का उस समय का मुखिया। विनय स्थिति स्थापक कौन था, धार्मिक मामलों का मंत्री। महापिलुपति कौन था, जो हाथी पे सवार सेना थी उनका मुखिया। और महाअश्वपति जो घुड़सवार सेना थी उनका मुखिया। अच्छा, एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट, उस समय सारे जो इनका राज्य था पूरा, उसको कुछ भागों में बांटा गया था। प्रोविंस, आज के समय में जैसे भारत का देश है उसके अलग अलग प्रांत है, हरियाणा, पंजाब, यूपी, इस तरह से। तो इसने अपने सारे राज्य को इन्होंने कुछ प्रांतों में बांटा गया था। प्रांतों को बोलते थे भक्ति या भुक्ति भी कहा गया है कहीं कहीं, या भोग। और उनका जो हेड था वो था भोगपति या उपारिका। फिर प्रांत आगे बटे हुए थे थोड़े छोटे हिस्सों में, जिनको हम जैसे आज के समय में जिला बोलते हैं, जिला को बोलते थे विषय। और उनका जो प्रधान था वो विषयपति होता था या आयुक्त। इस वर्ड पे गौर करो, आयुक्त। आज भी इस शब्द का प्रयोग होता है। आज भी जिले का जो सबसे बड़ा ऑफिसर होता है वो उसको क्या बोलते हैं, डीसी, डिप्टी कमिश्नर। उप आयुक्त, तो जो कमिश्नर है उसको ही आयुक्त बोलते हैं।
तो ये आयुक्त शब्द का भारत के इतिहास में सबसे पहला वर्णन गुप्त काल में आता है, इससे पहले नहीं आया। हाँ, मौर्य वंश के समय में एक शब्द आया था, जैसे ये आयुक्त है तो उस समय युक्त होता था, युक्त एक पद था, ये भी डिस्ट्रिक्ट लेवल का था, लेकिन ये एक छोटा कर्मचारी था, क्लर्क टाइप का। आज के समय में जैसे क्लर्क है उस तरह का कर्मचारी होता था। मौर्य समय में युक्त नाम का पद था, ये छोटा कर्मचारी था। लेकिन गुप्त समय में जिले का जो अधिकारी था, विषयपति, उसको आयुक्त बोलते थे। ये बड़ा ही महत्वपूर्ण पद था। जिले से आगे छोटे छोटे शहर थे, वही उनको विथिका बोलते थे या नगर बोलते थे, आज भी नगर बोलते हैं। इनका मुखिया नगरपति या पुरपाल बोलते थे। और फिर आगे छोटे गांव होते थे, उनके मुखिया को ग्रामिका बोलते थे। तो समुद्रगुप्त के समय में हरिसेन बहुत इंपॉर्टेंट था, कुमारामत्य वही था, महादंड नायक वही था, संधि विग्रह का वही था। कुछ और महत्वपूर्ण पद, महाप्रतिहारी, दंडपाशिका, विनय स्थिति स्थापक, महापिलुपति, महाअश्वपति। और सारे राज्य को 4 भागों में बांटा गया था। जो उस समय के प्रांत थे उनको भोग या भक्ति या भुक्ति कहा जाता था, फिर जिले को विषय कहा जाता था, उसके बाद विथिका या नगर, फिर ग्राम। और जिले का जो अधिकारी था वो आयुक्त होता था। देखो, चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए, और वीडियो अच्छे लगते हैं तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, समय मिले कमेंट कीजिए। In the Gupta period, for the first time, civil and criminal law were defined and demarcated. पहली बार, उससे पहले अलग अलग नहीं थे। गुप्त के समय में, गुप्तों के समय में पहली बार जो सिविल थे, दीवानी, और क्रिमिनल जो अपराधी, 2 अलग अलग तरह के मुकदमे होते थे, अलग अलग तरह के कानून बनते थे, वो पहली बार अलग अलग किए गए। आज भी सिविल लॉ अलग होते हैं, क्रिमिनल लॉ अलग होते हैं। सिविल मतलब व्यक्ति व्यक्ति का आपस में झगड़ा, किसी संगठन के साथ झगड़ा, और अगर कोई क्राइम कर दिया, किसी की हत्या कर दी, लूटपाट कर दी, चोरी कर दी, तो सीधा सरकार के विरुद्ध, सरकार उनके विरुद्ध जो है मुकदमा चलाती है, उनको क्रिमिनल लॉ कहा जाता है। गुप्ता किंग्स डिपेंडेड प्राइमरली ऑन लैंड रेवेन्यू, भूमि से जो है रेवेन्यू आता था, वेरिंग फ्रॉम 1/4 to 1/6 ऑफ द प्रोड्यूस। जितनी भी फसल पैदा होती थी उसका 1/4 से 1/6 तक, 25% से 17% के बीच में, कम से कम 17%, ज्यादा से ज्यादा 25%, इसके बीच में कर लगता था। ड्यूरिंग गुप्ता पीरियड द आर्मी वाज टू बी फेड बाय द पीपल व्हेनेवर इट पास थ्रू द कंट्रीसाइड, दिस टैक्स वाज कॉल्ड सेना भक्त। अच्छा, मान लो युद्ध के समय में सेना को जाना है एक स्थान से दूसरे स्थान पे, तो जिस क्षेत्र से होकर के सेना गुजरती थी और बीच में मान लो रात को रुकना पड़ गया, तो जहां वो रुकती थी वहां सेना का सारा प्रबंध उस क्षेत्र के लोग करते थे, उनको ही करना पड़ता था। और ये भी एक किस्म का टैक्स था जिसको सेना भक्त कहा जाता था। विलेजर्स वर आल्सो सब्जेक्टेड टू फोर्स्ड लेबर कॉल्ड विष्ठी, विष्ठी फॉर सर्विंग रॉयल आर्मी एंड ऑफिसर्स। अब जहां जहां जिस क्षेत्र से सेना गुजरती थी, प्रबंध वहां के लोगों ने करना है। कौन से टैक्स देते थे? वे सेना भक्त, यानी उनका प्रबंध करने की जिम्मेवारी उनकी थी। वहां मान लो कि जंगल के रास्ते से जाना है, कोई रास्ता बनाना है, या कोई और काम करना है, उसके लिए लेबर की जरूरत पड़ती थी, तो वो भी आसपास के गांव के लोगों को ही फोर्स लेबर, जबरन मजदूरी करनी पड़ती थी। इसको बोलते थे विष्टी। गुप्ता पीरियड ऑल्सो एक्सपीरियंस इन एक्सेस ऑफ लैंड ग्रांट्स, इन्होंने भूमि दान देनी शुरू कर दी थी। अभी मैंने बताया था एक सामंतवादी प्रथा शुरू हो गई थी। अग्रहारा ग्रांट्स टू ब्राह्मण्स फॉर एजुकेशनल एंड रिलीजियस पर्पस। एक तो ग्रांट देते थे अग्रहारा, ये ब्राह्मणों को मिलती थी, किस काम के लिए? एजुकेशनल, शैक्षणिक कार्यों के लिए, और रिलीजियस, धार्मिक कार्यों के लिए। एक और ग्रांट होती थी देवग्रहारा, डेडिकेटेड टू टेम्पल्स, ये मंदिरों को दी जाती थी, या संस्थाएं जो मंदिरों का रख रखाव करती थी उनको दी जाती थी। रिलीजियस इंस्टीट्यूशंस फॉर रिपेयर एटसेट्रा, मंदिरों की मरम्मत करनी, वहां पुजारी कौन रहेगा, वहां के और खर्चे, उन सारों का प्रबंधन करने के लिए जो दी जाती थी वो देवग्रहारा थी। लैंड ग्रांट्स इंक्लूडेड द ट्रांसफर ऑफ रॉयल राइट्स ओवर सॉल्ट एंड माइंस, नमक की भी कुछ खाने होती थी या और खाने भी थी, उनको भी ट्रांसफर कर दिया जाता था गुप्त काल में, विच वर अंडर द रॉयल मोनोपोली ड्यूरिंग द, जबकि ड्यूरिंग द मौर्यन पीरियड, मौर्य काल के दौरान
डायरेक्ट राजा का कंट्रोल था इन पे, नमक पे या अन्य खनिज पदार्थों पे, लेकिन इस समय में इसको भी देना शुरू कर दिया था, ट्रांसफर करना शुरू कर दिया था इसके राइट्स को। तो सिविल क्रिमिनल लॉ अलग अलग हो गए थे, पहली बार वर्णन आता है भाई। लैंड रेवेन्यू कमाई का मुख्य साधन था, 1/6 से 1/4 तक रेंज इस उसमें लगती थी। सेना भक्त क्या टैक्स था ये, जहां से सेना गुजरती थी वहां सेना का सारा प्रबंधन करना पड़ता था। विष्टि सेना के कार्यों के लिए जो लेबर, मजबूरन लेबर करनी पड़ती थी उसको विष्टि बोलते थे। अग्रहारा ग्रांट्स और देवग्रहारा ग्रांट्स, ये मैंने आपको बता दिया। ये तो था उस समय का प्रबंधन, एडमिनिस्ट्रेशन। अब सोसाइटी कैसी थी, समाज कैसा था? वर्णन सिस्टम बिगिंस टू गेट मॉडिफाइड ओइंग टू द प्रोलिफरेशन ऑफ कास्ट। वर्ण व्यवस्था हमारे समाज की एक बड़ी बुराई रही है। यही एक मुख्य कारण है कि हमारा समाज, हमारा धर्म एकजुट नहीं होता। तो ये दोबारा बढ़ना शुरू हो गया था। वर्ण व्यवस्था, वर्ण के आधार पर जातीय व्यवस्था बढ़नी शुरू हो गई थी। सोशल पोजीशन ऑफ द शूद्राज सीम्स टू हैव इंप्रूव्ड। शूद्रों की स्थिति में थोड़ा सुधार होना शुरू हुआ था। दे वर परमिटेड टू लिसन टू द एपिक्स एंड पुराण्स। देखो, इस समय से पहले जो 4 वर्ण मुख्य आते हैं, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, शूद्र को सबसे निम्न माना जाता है, जबकि ये गलत है। उनको तो वेद या हमारे रामायण महाभारत ये सुनने का भी अधिकार नहीं था। एक मनुस्मृति के नाम से एक पुस्तक हुई है, बड़ा ही विवादास्पद ग्रंथ है। जिस भी व्यक्ति ने लिखा वो एक विवेकशील व्यक्ति तो उसको नहीं कहा जा सकता किसी भी रूप में। तो उसके अनुसार शूद्रों की स्थिति अच्छी नहीं थी। उनको वेद सुनने का भी अधिकार नहीं था। मनुस्मृति में तो यहां तक लिखा गया कि अगर वो वेद सुन लेते थे तो उनको सजा के तौर पर उनके कानों में पिघला हुआ शीशा या तेल गरम ये डाल दिया जाता था। और अगर वो वेद का उच्चारण कर लेते थे, बोलते थे, तो उनकी जीभ भी काटी जा सकती थी। तो कितना एक भयानक सजा थी उस समय की। लेकिन इस समय में थोड़ी सी स्थिति सुधार हुई कि वो एपिक्स, हमारे जो रामायण महाभारत है, पुराण है, उनको सुन सकते थे। ऑल्सो वर्शिप ए न्यू गॉड कॉल्ड कृष्णा। जो भगवान कृष्ण है उनकी पूजा करने का अधिकार हो गया था शूद्रों को। इससे पहले शूद्रों का केवल एक ही देवता है जिसका जिक्र आता है, पूषण। पूषण एक देवता माना गया है भारतीय धर्म में, गॉड ऑफ एनिमल्स एंड शेपर्ड्स, जानवरों का, चरवाहों का, इनका देवता। इसी की पूजा कर सकते थे। लेकिन गुप्त के काल में भगवान कृष्ण की पूजा करने का अधिकार मिल गया था। ये थोड़ा सा सुधार हुआ था। फ्रॉम अराउंड द 3rd century onwards the practice of untouchability appears to have intensified and their numbers registered rights। लेकिन साथ ही साथ एक और बुराई शुरू हो गई थी, अनटचेबिलिटी, अस्पृश्यता। 4 वर्ण हैं, कुछ लोगों को इन 4 वर्णों से भी अलग माना गया। दलित समुदाय, कुछ जातियां ऐसी थी जिनको इन 4 से अलग माना गया। उनको कहा गया कि वो अस्पृश्य है, स्पर्श करने के भी लायक नहीं है, अवर्ण कहा गया है, इन वर्णों से बाहर। तो एक सामाजिक बुराई थी। कात्यायन उस समय का एक ऋषि था, स्मृति राइटर, उसने भी एक स्मृति लिखी थी। ऑफ गुप्ता पीरियड वाज द फर्स्ट टू यूज द एक्सप्रेशन। इसने पहली बार शब्द यूज किया अस्पृश्य। पहली बार जो शब्द देखने को मिलता है अस्पृश्य, किसने यूज किया? कात्यायन ने। कब? गुप्त वंश ने। यानी अस्पृश्य, अनटचेबिलिटी एक ही बात है। कुछ लोग जिनको 4 वर्णों से भी बाहर रखा जाता था, गांव से या शहर से दूर उनकी बस्तियां होती थी, उनको स्पर्श करने के लायक भी नहीं समझा जाता था। तो ऐसी भी बुराई हमारे समाज में थी। इस समय ये बढ़ी। पोजीशन ऑफ वीमेन बिकेम वर्स। औरतों की स्थिति पहले से खराब हुई। पॉलीगमी वाज कॉमन। बहुविवाह, व्यक्ति, आदमी जो है कई विवाह कर सकता था और स्त्रियों की स्थिति पहले से खराब हुई। तो वर्ण सिस्टम दोबारा शुरू हुआ। शूद्रों को थोड़ा सा अधिकार मिले एपिक पुराण सुनने के। पूषण उनका देवता था, अब वो कृष्ण, भगवान कृष्ण की पूजा कर सकते थे। लेकिन अनटचेबिलिटी, अस्पृश्यता बढ़ गई। पॉलीगमी जो है, बहुविवाह भी बहुत ज्यादा चलन में आ गया। अर्ली मैरिजेज वर एडवोकेटेड। बाल विवाह ज्यादा होने शुरू हो गए, खासकर लड़कियों के।
लड़कियों के बहुत छोटी आयु में विवाह होने शुरू हो गए। फर्स्ट एग्जाम्पल ऑफ सती, देखो भारतीय समाज की एक बहुत कुप्रथा थी सती प्रथा। इसका पहला वर्णन गुप्त काल में आता है। हालांकि गुप्त काल के बाद फिर कई सौ सालों तक, 400-500 सालों तक कोई बहुत ज्यादा चलन में नहीं आया। बाद में फिर सती प्रथा बढ़ी, लेकिन पहला वर्णन जो है सती प्रथा का गुप्त काल में आता है 510 एडी में। ईरेन इन मध्य प्रदेश में एक भानुगुप्त का शिलालेख है एरेन। तो भानुगुप्त का 510 एडी का शिलालेख एरेन, उसमें जो लिखा हुआ है उसके अनुसार जो पहली औरत सती हुई थी उसके पति का नाम था गोपराज। ये एक योद्धा था, तो सेनापति था समझिए, युद्ध में मारा गया। तो उसकी चिता के साथ जो पहली औरत सती हुई वो इसकी पत्नी हुई। Women were denied any right to property. प्रॉपर्टी का कोई अधिकार नहीं औरतों के पास था, एक्सेप्ट फॉर स्त्री धन को छोड़कर, इन द फॉर्म ऑफ ज्वेलरी एंड गारमेंट्स। स्त्री धन बोलते हैं विवाह के समय जो माता पिता अपनी लड़की को दे देते हैं धन, या वर पक्ष वाले भी जो देते हैं, जो गहने हैं, इस तरह का वो स्त्री धन होता था। हालांकि इससे पहले भी औरतों को कोई बहुत ज्यादा अधिकार नहीं थे, लेकिन उससे पहले मान लो पति ने या माता पिता ने इनके अलावा किसी और रिश्तेदार ने कोई धन दे दिया तो उस पर अधिकार था औरतों का। हालांकि वो भी अपने पति की देखरेख में ही था, उन पे कंट्रोल तो था, लेकिन इस समय में केवल स्त्री धन पे ही अधिकार था और औरत का कोई अधिकार नहीं था। अंडर द पैटर्न ऑफ गुप्ता रूलर, वैष्णविज्म बिकेम वेरी पॉपुलर। वैष्णव मत का प्रभाव बढ़ने लगा। वैष्णव मत जो भगवान विष्णु को मानते हैं और विष्णु के जो अवतार हुए, अवतारवाद में विश्वास रखते हैं, तो इस समय में विष्णु और विष्णु का जो अवतारवाद की जो धारणा है उसमें ज्यादा विश्वास होने लगा। Goats were activated by their unions with the respective consorts. Thus, Lakshmi got her association with Vishnu and Parvati got her association with Shiv. इससे पहले ऐसा चलन नहीं था। गुप्त काल में जहां जहां विष्णु के साथ लक्ष्मी, इनकी इकट्ठी मूर्तियां बनने लगी। शिव की बात होती थी तो पार्वती जी की भी बात होती थी। तो पहले ऐसा चलन नहीं था। तो गुप्त काल में पति का पत्नी के साथ और पत्नी का पति के साथ देवताओं के बारे में इस तरह का उनका एसोसिएशन बनने लगा। आइडल वर्शिप बिकेम ए कॉमन फीचर ऑफ हिंदुइज्म। मूर्ति पूजा बहुत बढ़ने लगी गुप्त काल में। तो अर्ली मैरिज शुरू हो गई, बाल विवाह, विशेषकर लड़कियों के। सती प्रथा का पहला वर्णन आता है कब? गुप्त काल में। कहां पता लगता है? ये एक इंस्क्रिप्शन है भानुगुप्त का, ईरान इंस्क्रिप्शन 510 एडी। स्त्री धन पे अधिकार था औरतों का, और कोई अधिकार नहीं था। वैष्णविज्म बढ़ने लगा। विष्णु के साथ लक्ष्मी, शिव के साथ पार्वती, इनकी चर्चा होने लगी, इनकी मूर्तियां बनने लगी और मूर्ति पूजा बहुत बढ़ गई। यह सामाजिक व्यवस्था थी। इकोनॉमी, आर्थिक व्यवस्था कैसी थी? फ्रॉम द इकोनॉमिक स्टैंड पॉइंट वी में क्लासिफाई लैंड अंडर द गुप्ता पीरियड इनटू 5 ग्रुप। 5 तरह की भूमि उस समय मानी जाती थी। क्षेत्र भूमि, कल्टिवेबल, जो जुताई की, जहां खेती होती थी, उसको हम क्षेत्र भूमि बोलते थे। खिला, वेस्ट लैंड, जो व्यर्थ भूमि थी, खिला बोलते थे। वास्तु भूमि, हैबिटेबल, जहां निवास स्थान होता था, घर बन सकते थे, रिहाइश हो सकती थी। चरगाहा भूमि, पास्चर लैंड, जो चरागाह थे, पशुओं के चरने के लिए जो मैदान थे। और अपरहता भूमि, जो जंगली भूमि थी, फॉरेस्ट लैंड थी, जहां जहां जंगल थे। तो 5 प्रकार की भूमि हुई। क्षेत्र भूमि, जो खेती की भूमि, खिला, जो वेस्ट लैंड, वास्तु भूमि, जहां निवास कर सकते थे, चरागाह, पशुओं के चरने के लिए, और अपरता, जहां जंगल होते थे, फॉरेस्ट लैंड होती थी। इन गुप्ता पीरियड लैंड सर्वेज एविडेंट फ्रॉम द पूना प्लेट्स ऑफ प्रभावती गुप्ता एंड मैनी अदर इंस्क्रिप्शन। प्रभावती गुप्ता का जिक्र पहले आया था। ये चंद्रगुप्त विक्रमादित्य उनकी बेटी थी और इनका विवाह हुआ था वाकटक वंश के राजकुमार रुद्रसेन के साथ, रुद्रसेन द्वितीय के साथ।
जब इनके पति की मृत्यु हुई और बच्चे छोटे थे तो इन्होंने कुछ समय के 13 साल के लिए इन्होंने खुद भी शासन किया। तो प्रभावती के समय के कुछ पूना प्लेट्स है। पूना प्लेट्स का मतलब क्या है? देखो अभी इसमें मैंने बताया था कि उस समय व्यवस्था ऐसी आ गई थी कि भूमि देनी शुरू कर दी थी। अब ऐसे थोड़ी है कोई भी आदमी कहे भी राजा ने मेरे को भूमि दी, उसके लिए कोई ना कोई सर्टिफिकेट होता होगा। तो तांबे की प्लेट एक अथॉरिटी लेटर के रूप में दी जाती थी। तांबे की प्लेट पे लिखा जाता था कि इतनी भूमि का अधिकार इस व्यक्ति को दे दिया गया। तो वहां जो है अभी पूना में जो तांबे के कुछ कारीगर थे उनके पास से कुछ प्लेटें मिली, अभी का मतलब अभी नहीं, बहुत समय पहले। उन प्लेटों से पता चला उस समय के बारे में कि उस समय लैंड सर्वे, भूमि का सर्वेक्षण हुआ था पहली बार। एन ऑफिसर नेम्ड पुष्टपाल मेंटेन रिकॉर्ड्स ऑफ ऑल लैंड ट्रांजैक्शन। भूमि का पूरे डिस्ट्रिक्ट में जो भी विवरण था उसके बारे में जानकारी कौन रखता था? पुष्टपाल। पुस्तक से पुष्ट शब्द बना है तो पुष्टपाल। गुप्ताज इशूड द लार्जेस्ट नंबर ऑफ गोल्ड कॉइन्स, ये पहले भी आ गया, पिछले वीडियो में बताया। गोल्ड कॉइन्स बहुत थे, बट इन गोल्ड कंटेंट गुप्ता कॉइन्स आर नॉट एज प्योर एज कुषाण कॉइन्स। एक वंश आया था कुषाण वंश। ये कब आया था? मौर्यों के बाद। एक तो मौर्यों से, चंद्रगुप्त मौर्य से पहले आक्रमण हुए विदेशी, उसमें ईरान से कुछ आक्रमण हुए थे, सिकंदर के हुए थे। मौर्यों के बाद कुछ विदेशी आक्रमण हुए थे जिसमें शक आए थे, इंडो ग्रीक्स आए थे, ये मैंने वीडियो बनाया हुआ है, पल्लव आए थे, उन्हीं में कुषाण आए थे। यूची जाति थी, उनके लोग उनको बोलते थे कुषाण वंश। उसमें सिक्के चले थे, खासकर कुषाण वंश में भी कनिष्क राजा हुआ था, उसके समय में सोने के सिक्के ज्यादा चले। तो कनिष्क के समय में जो सोने के सिक्के चले वो गुप्त वंश के सोने के सिक्कों से ज्यादा प्योर थे, ज्यादा शुद्ध थे। तो ये सारी बातें आ गई थी। लैंड सर्वे होता था उस समय, पूना प्लेट से पता चला। पुष्टपाल कौन था? जो जमीन का सारा लेखा जोखा रखता था। गोल्ड कॉइन्स कुषाण वंश के, गुप्त वंश के सिक्कों से ज्यादा शुद्ध थे। गुप्त ऑल्सो इशूड ए गुड नंबर ऑफ सिल्वर कॉइन्स फॉर लोकल एक्सचेंज। चांदी के सिक्के भी इन्होंने चलाए कुछ। अच्छा, टैक्सेज होते थे उस समय 4 टाइप के मुख्यतः। भाग, ये तो पहले जिक्र कर दिया, किंग्स कस्टमरी शेयर ऑफ द प्रोड्यूस, नॉर्मली अमाउंटिंग टू 1/6 ऑफ द प्रोड्यूस। जो भी फसल होती थी उसका 1/6 से 1/4 तक, 17% से 25% तक लगभग भाग देना पड़ता था कर के रूप में। इसको भाग बोलते थे। एक कर था भोग, पीरियोडिक सप्लाई ऑफ फ्रूट्स, फायरवुड, फ्लावर्स विद द विलेजर्स हैड टू फर्निश टू द किंग। समय समय पर जैसे मौसम बदलता है, नए फल आते हैं, समय समय पर फल जलाने के लिए जो लकड़ी यूज होती है वो लकड़ी और फूल, ये भी राजा को ग्रामीण लोग देते थे। इसको भोग बोलते थे। बाली, ओरिजिनली इट वाज ए वॉलंटरी। शुरू में तो स्वैच्छिक था, भी कोई दे या ना दे उसकी मर्जी है। ऑफरिंग बाय द पीपल टू द किंग, बट लेटर इट बिकेम कंपल्सरी। बाद में कंपल्सरी कर दिया गया गुप्त वंश के दौरान। इट सीम्स टू बी एन एडिशनल टैक्स, ऑपरेसिव टैक्स। ये एक और अतिरिक्त कर लगा दिया गया, बाली। ऊपरी कर, नाम से पता चलता है कर के ऊपर कर, एक्स्ट्रा कर ऑन ऑल सब्जेक्ट, सभी पे। जैसे अभी भी कुछ समय तक पहले, अब तो नहीं है, एक सेस लगा दिया जाता था या सरचार्ज लगा दिया जाता था कुछ लोगों पे कि जिनकी आय बहुत ज्यादा है उन पे अलग से कर लग जाएगा। कर के ऊपर कर, इस तरह का कर उस समय भी था, ऊपरी कर। गुप्त कॉपर कॉइन्स भी इन्होंने चलाए, गोल्ड भी, ज्यादा गोल्ड चलाए, सिल्वर भी, कॉपर भी, और वेरी फ्यू एज कंपेयर टू दोज ऑफ कुषाण। कुषाण की तुलना में कॉपर कॉइन्स इनके कम थे। गुप्ता पीरियड विटनेस्ड डिक्लाइन इन लॉन्ग डिस्टेंस ट्रेड। व्यापार जो है, बहुत लंबी दूरी के व्यापार इस समय बंद हो गए थे, विशेषकर ट्रेड विद द रोमन एम्पायर डिक्लाइंड आफ्टर 3 सेंचुरी। मौर्यों के समय में भी रोम के साथ व्यापार होता था, लेकिन इस समय में रोम के साथ व्यापार कम होने लगा था, लंबी दूरी के व्यापार कम होने लगे थे। तो सिल्वर कॉइन्स लाए कम मात्रा में। ये 4 तरह के टैक्स थे। कॉपर कॉइन्स भी चले और लंबी दूरी के जो व्यापार था उसमें इस समय कमी आई। अब करते हैं कल्चर की बात। उस समय जो आर्किटेक्चर था, वास्तुकला थी, उसने बड़ा एक किस्म से समृद्ध हुई।
इट में बी डिवाइडेड इनटू 3 कैटेगरीज, 3 कैटेगरी बना सकते हैं इसके में। रॉक कट केव्स, चट्टानों को काट के गुफाएं बनाई जाती थी। अजंता की, एलोरा की गुफाएं महाराष्ट्र में हैं, या बाघ गुफाएं हैं एमपी में। एमपी में एक जिला है धार, उसमें है। हालांकि अजंता की गुफाएं ऐसा नहीं कि इसी काल में बनी, ये मौर्य काल में भी बनी, कुछ बहुत लंबे समय तक धीरे धीरे ये बनती रही, लेकिन इस समय में ज्यादा इनका विकास हुआ। स्ट्रक्चर टेम्पल्स, मंदिरों का बहुत ज्यादा चलन हुआ। उससे पहले भी मंदिर बने, लेकिन कम मात्रा में। गुप्त काल में मंदिर बहुत ज्यादा बने, ईंट और पत्थर का यूज करके बनने लगे। नीचे एक फाउंडेशन बनती थी, उसकी शैली बदल गई। इसमें कुछ बहुत से मंदिर बने, मैं सिर्फ 5 मंदिर का जिक्र इसमें करूंगा। 10 अवतार टेम्पल ऑफ देवगढ़, झांसी जिले में है, यूपी में, ये ओल्डेस्ट बेस्ट है। शिव टेम्पल ऑफ घुमरा, ये नागौर जिले में है एमपी के। विष्णु टेम्पल तिगवा एमपी में है ये भी। पार्वती टेम्पल नंचना कुथार, ये पन्ना डिस्ट्रिक्ट में है एमपी में। और कृष्ण ब्रिक टेम्पल, प्योर ईंटों का मंदिर है ये, भीतरी गांव, कानपुर यूपी। तो 5 मंदिर है। तो इनमें जो विष्णु टेम्पल है तिगवा का, यहां तो पहले सपाट छत होती थी, मंदिरों का आकार बदलने लगा। पहले सिंपल छत होती थी, आज की तरह जैसे देखते हैं हम ऊपर गुम्बद से बने हुए, इस तरह नहीं होते थे। तो ये ऊपर से गुम्बद बनने लगे। 10 अवतार टेम्पल जो है, इसको पहला टेम्पल माना जाता है जिसमें शिखर का प्रयोग हुआ, यानी छत सपाट छत की बजाय शिखर बनने लगा। तो विष्णु टेम्पल ये स्पाट छत का था, 10 अवतार, इसमें शिखर बनने लगा। और जो ये ब्रिक टेम्पल है, ये एकमात्र टेम्पल है जो केवल ईंटों का बना हुआ है, और आज भी सही है। उतना सही नहीं है, लेकिन आज भी बहुत अच्छी अवस्था में है। स्तूप भी बने बौद्धों के, मीरपुर खास, सिंध पाकिस्तान में है जगह ये। धमेख सारनाथ में है। जो धमेख है ये स्तूप, ये 43.6 मीटर हाइट है इसकी, 43.6 मीटर, और सिलेंड्रिकल बेलनाकार है। और उड़ीसा में रत्नागिरी एक जगह है, वहां भी स्तूप है बौद्धों के। तो बौद्धों के स्तूप भी इस समय में बने। आर्ट ऑफ आर्किटेक्चर अटेन ग्रेट हाइट्स, वास्तुकला में बहुत ज्यादा अपनी ऊंचाइयों पे पहुंची वास्तुकला इस समय में। नागर स्टाइल, शिखर स्टाइल, पहले मैंने बताया कि मंदिरों में सपाट छत होती थी, लेकिन अब शिखर बनने शुरू हो गए, और उसको क्या बोलते हैं, नागर शैली बोलते हैं। शिखर होने शुरू हुए। वैष्णव सिंबल, अब हर मंदिर का एक सिंबल होता था, उसका शिखर। गर्भगृही, एक अलग से गर्भगृह बनने लगा आयताकार, जिसमें देवता की जो है मूर्ति स्थापित होती है। तो गर्भगृह बनना, शिखर बनना, ये इस काल में शुरू हुआ। तो एक तो रोक कट, चट्टानों को काटकर गुफाएं बनाई गई थी, अजंता एलोरा या बाघ गुफाएं इसका उदाहरण है। स्ट्रक्चर टेम्पल बनने शुरू हुए, 10 अवतार, और ये मैंने 4-5 जिक्र किया है, सारे देख सकते हो। 10 अवतार झांसी का। विष्णु टेम्पल क्या था एमपी का, ये स्पाट छत थी। और ब्रिक टेम्पल था ये कृष्ण जी का, भीतरी गांव में, केवल ईंटों का। स्तूप बने मीरपुर खास, पाकिस्तान सिंध में है। धमेख सारनाथ में है, रत्नागिरी उड़ीसा में है। और ये नई शैली हुई नागर शैली, उसमें एक शिखर बनता था, गर्भगृह बनता था। सेंटर्स ऑफ गंधार स्कल्पचर्स डिक्लाइन, पहले गंधार शैली में मूर्तियां बनती थी। ये शैली कब विकसित होनी शुरू हुई थी, सिकंदर के आक्रमण के बाद। ग्रीक शैली थी, और ऐसा नहीं है कि उसी समय में विकसित हो गई, धीरे धीरे बहुत वर्ष लगते हैं किसी शैली को पनपने में। तो इस समय तक ये गंधार शैली चरम पे पहुंची, लेकिन इस समय वो कम होने शुरू हो गई। उसकी जगह कौन सी शैली यूज होगी मूर्तिकला के लिए, बनारस, इसी को सारनाथ शैली भी बोलते हैं। और पाटलिपुत्र और मथुरा, ये हमारी स्थानीय शैली विकसित होने शुरू हो गई मूर्तियां बनाने की। फॉर द फर्स्ट टाइम वी गेट इमेजेस ऑफ विष्णु की, शिव की और दूसरे देवताओं की मूर्तियां पहली बार बनने लगी ज्यादा मात्रा में। अमंग द बेस्ट स्पेसिमेन ऑफ द इमेजेस ऑफ बुद्धा, एक बुद्ध की मूर्ति इस समय की बड़ी महत्वपूर्ण मानी जाती है, सीटेड बुद्धा इमेज ऑफ सारनाथ। सारनाथ में एक बैठे हुए बुद्ध है, विच डिपिक्ट्स बुद्ध प्रीचिंग द धम्मा। बुद्ध ने अपना पहला उपदेश कहां दिया था, सारनाथ में ही।
तो वो एक मूर्ति है, और ये किस शैली में बनी हुई है? सारनाथ शैली में या बनारस शैली में बनी हुई है। ऑफ द ब्राह्मणिकल इमेजेस, जो ब्राह्मण धर्म कहिए या वैदिक धर्म कहिए, उसमें एक मूर्ति मिली है इस समय की मोस्ट इंप्रेसिव, ग्रेट बोर या वराह। विष्णु के एक अवतार हुए वराह अवतार, सुअर की आकृति के, तो ग्रेट बोर महान वराह अवतार, उनकी मूर्ति मिली है एट द एंट्रेंस ऑफ अ केव एट उदयगिरी, उदयगिरी में गुफा के एंट्रेंस पे। पेंटिंग ऑफ दिस पीरियड आर फाउंड इन बाघ। पेंटिंग भी इस समय में बहुत बढ़िया बनने लगी एमपी में, बाघ में, और अजंता की गुफाएं जो महाराष्ट्र में हैं वहां। तो गंधार शैली धीरे धीरे कम हुई, नई शैलियां विकसित हुई, बनारस, पाटलिपुत्र, मथुरा, ये हमारी स्थानीय शैली थी। ये मेन मूर्ति है उस समय की बुद्ध की, सिटी बुद्धा, सारनाथ में, सारनाथ शैली में ही बनी हुई है। वराह की मूर्ति है, वराह अवतार की, ग्रेट बोर, कहां? उदयपुर, उदयगिरी, उदयगिरी की गुफा में। और पेंटिंग्स मध्य प्रदेश में बाघ की गुफाएं हैं और महाराष्ट्र में जनता की गुफाएं, इनमें पेंटिंग्स इस समय की बनी। अब ये तो हमने कर ली प्रशासन कैसा था, समाज कैसा था, आर्थिक व्यवस्था कैसी थी, संस्कृति कैसी थी। इस समय में कुछ पुस्तकें लिखी गई, धार्मिक, रिलीजियस, सेकुलर जो धर्म निरपेक्ष, साइंटिफिक वैज्ञानिक, रिलीजियस में हिंदू टेक्स्ट, सम ऑफ द ओल्ड रिलीजियस बुक्स, वायु पुराण, विष्णु पुराण, मत्स्य पुराण, रामायण, महाभारत, मनुस्मृति, ये री रिटर्न इस समय में दोबारा लिखी गई, या कहिए कि इनमें संशोधन किया गया। पुराने समय में लिखी हुई थी तो इस समय में दोबारा लिखी गई। कुछ इस समय में नहीं लिखी गई स्मृतियां, नारद, पराशर, बृहस्पति और कात्यायन। ये कात्यायन अभी मैंने जिक्र किया था, वो ऋषि जिन्होंने पहली बार अस्पृश्य शब्द का यूज किया था, उन्होंने भी एक स्मृति लिखी। तो ये 4 स्मृतियां, नारद, पराशर, बृहस्पति और कात्यायन, इस समय में लिखी गई। जो पुराण है हमारे वायु, विष्णु, मत्स्य और रामायण, महाभारत और मनुस्मृति, इस समय में दोबारा लिखी गई। बौद्ध ग्रंथ के भी कुछ टेक्स्ट लिखे गए भाई। अभिधम्म कोश किसने लिखा है? वसुबंधु ने, वसुबंधु ने अभिधम्म कोश। और एक बुद्ध घोष ने लिखा विशुद्ध मग, विशुद्धि मग। तो इन 2 बौद्ध ग्रंथ है। एक जैन ग्रंथ इस समय का माना जाता है न्यायवर्तम या न्याय अवतारा भी कहा जाता है। किसने लिखा? ये सिद्धसेन ने, एक जैन मुनि थे। जो सेकुलर लिटरेचर है उसमें कालिदास का बड़ा महत्वपूर्ण रोल है इस समय में। कालिदास की रचनाएं, पहली कविता थी ऋतु संहार। कालिदास के ऊपर मैंने अलग से भी वीडियो बनाया हुआ, सारा उसमें जिक्र किया गया सारी रचनाओं का। मेघदूत, कुमार संभव, रघुवंशम ये महाकाव्य कहे गए हैं। मालविका अग्निमित्रम पहला नाटक था इसका। विक्रमोर्वशीयम ये भी नाटक है। अभिज्ञान शकुंतलम ये भी नाटक है जो इसी समय में लिखे गए। विशाख दत्त ने लिखा एक नाटक मुद्रा राक्षस, ये चंद्रगुप्त मौर्य के समय पे लिखा हुआ है, चाणक्य का, नंदवंश का जिक्र है इसमें। किरात अर्जुनियम भारवी ने लिखा, ये उस समय के ऊपर है, महाभारत काल में जब पांडव वनवास में चले गए थे तो अर्जुन ने शिव की आराधना की थी पाशुपत अस्त्र प्राप्त करने के लिए। तो पाशुपत अस्त्र प्राप्त करने से पहले शिव वहां जो है वेश बदल करके आते हैं। वहां की एक जनजाति है किरात, जहां भी वो रहते थे, तो किरात बन के, किरातों का सेनापति बन के आते हैं, तो उसका वर्णन है किरात अर्जुनियम। काव्यदर्श और 10 कुमार चरित ये दंडी ने लिखे। काव्यदर्श कविता में क्या क्या होना चाहिए, किस तरह के छंद होने चाहिए, अलंकार होने चाहिए, और 10 कुमार चरित ये अलग अलग 10 राजकुमारों के जिक्र है, दंडी ने लिखे। इसी समय शूद्रक एक राजा हुए हैं, इसने मृच्छकटिकम लिखा। ये भी एक गरीब ब्राह्मण की कहानी है और एक नगर वधु होती है, ये भी जिक्र आएगा इसका। पंचतंत्र विष्णु शर्मा की ये बड़ी इंपॉर्टेंट कहानियां, ये उपदेश देने वाली कहानियां हैं जो बच्चों के लिए भी बड़ी इंपॉर्टेंट है। पंचतंत्र की कहानियां विष्णु शर्मा ने लिखी। कामसूत्र एक वात्स्यायन ने ये पुस्तक लिखी। इस समय में विज्ञान का भी बड़ा समृद्धि हुई है, विज्ञान अपने उत्कर्ष पे पहुंचा। आर्यभट्ट की पुस्तकें मिलती है, आर्यभट्टीय और सूर्य सिद्धांत। ब्रह्मगुप्त की पुस्तक है ब्रह्म सिद्धांत। देखो कहा जाता है कि जीरो किसने दिया, जीरो में दोनों का योगदान है। आर्यभट्ट ने तो केवल अवधारणा, आर्यभट्ट को लगा था कि जहां कुछ भी अंक नहीं है वहां कुछ आना चाहिए।
उसको उन्होंने ख, इस पे मैंने अलग से वीडियो बनाया हुआ आर्यभट्ट पे, देख सकते हैं। ख अक्षर का यूज किया या एक डॉट का यूज किया। फिर जीरो जिस रूप में हम आज इस्तेमाल करते हैं वो सिंबल और जीरो के जो ऑपरेशन है, भी जीरो जोड़ेंगे घटाएंगे कुछ नहीं फर्क पड़ेगा, वो सारे ऑपरेशन जीरो के वो ब्रह्मगुप्त ने दिया। तो जीरो के बारे में आर्यभट्ट और ब्रह्मगुप्त दोनों का योगदान है। पंच सिद्धांत, बृहत संहिता, बृहत जातक और लघु जातक, ये उसके ज्योतिष से संबंधित पुस्तकें हैं, वराहमिहिर ने लिखी। ये मैंने बातें तब भी बताई थी जब दूसरा वीडियो आया था इसका, जब चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के 9 रत्न थे, उन 9 रत्नों में वराहमिहिर था, वहां भी मैंने इनका जिक्र किया है। अष्टांग हृदयम, ये एक मेडिसिन आयुर्वेद के ऊपर है, वाघभट्ट ने लिखा। धन्वंतरी का नवनीतकम, इसका भी मैंने जिक्र किया है उसी वीडियो में। नवनीतोत्तम मक्खन, यानी मक्खन की तरह जैसे मक्खन को निचोड़ के निकालते हैं, इसने इससे पहले जो भी पुस्तकें थी आयुर्वेद पे उनका निचोड़ निकाल करके एक नई पुस्तक बनाई, नवनीतकम। महाभास्करया या लघु भास्करया, भास्कर, भास्कर वन भी बोलते हैं, भास्कर वन ने लिखी। महाभास्करया मतलब बड़ी पुस्तक थी, लघु छोटी थी। और हस्त आयुर्वेद, ये पलकप्या ने लिखी। तो ये इस समय के कुछ बुक्स थी। अब इन्हीं में 2-4 बातें। बनु स्मृति जो थी, इट वॉज ट्रांसलेटेड इनटू इंग्लिश, इंग्लिश में भी इसका ट्रांसलेशन हुआ। किस नाम से? इंस्टीट्यूट्स ऑफ हिंदू लॉ, हिंदू लॉ के बारे में। और भारत की आजादी से पहले जब अंग्रेज शासन करते थे तो वो इसी के अनुसार जो है फैसले करते थे। विलियम जोन्स ने इसका ट्रांसलेशन कराया 1794 में इंग्लिश में, 1794 में। किस नाम से? इंस्टीट्यूट्स ऑफ हिंदू लॉ। ऐसे जो अभिज्ञान शाकुंतलम है कालिदास का, इसको भी इंग्लिश में ट्रांसलेट कराया विलियम जोन्स ने ही। कब? 1789 में, 1789 में। कालिदास को इंडिया का शेक्सपियर कहा गया, इसमें मैंने अलग से वीडियो बनाया हुआ है। मृच्छकटिकम, यह भी आया था। शूद्रक का जो है मृच्छकटिकम होता है मिट्टी का खिलौना, मृच्छ मिट्टी, मिट्टी का खिलौना। ये लव स्टोरी है एक गरीब ब्राह्मण की, उसका नाम चारुदत्त था, और एक कोटसियन थी, नगर वधु बोलते हैं, वसंत सेना, उनके बीच की कहानी है। और नोटेबल फॉर रियलिस्टिक डिपिक्शन ऑफ सिटी, उस समय की स्थिति शहर की कैसी होती थी वो इसके द्वारा दिखाई गई है। षड्यंत्र भी होते थे राज दरबार में, वो सारे इसमें दिखाए गए हैं। कामसूत्र वात्सायन ने लिखी थी, ये समय की इंपॉर्टेंट बुक थी। और ब्रह्म सिद्धांत जो भी बताया था मैंने, आर्यभट्ट के बाद ब्रह्मगुप्त ने लिखा था ब्रह्म सिद्धांत, इसका भी ट्रांसलेशन हुआ अरेबिक, अरबी भाषा में, अंडर द टाइटल ऑफ सिंध हिंद। इस पुस्तक का नाम सिंध हिंद रखा गया अरबी में। कौन सी बुक? ब्रह्म सिद्धांत। अब अंत में करते हैं, गोल्डन एज थी या ऐसे ही हम कह देते हैं? कुछ तो इसके पक्ष में तर्क है। देयर वर पॉलिटिकल यूनिटी, राजनीतिक यूनिटी थी, राज्य बड़ा हो गया था, फॉरेन रूल वाज कंप्लीटली रिमूव्ड, विदेशी सत्ता यहां कोई नहीं रही थी, पीस एंड प्रोस्पेरिटी, शांति का समय था, समृद्धि का समय था, इनलाइटेंड कैरेक्टर ऑफ गवर्नमेंट, टैक्सेज लाइट थे, हालांकि बहुत से टैक्सेज का जिक्र हुआ, लेकिन फिर भी और समय में इससे भी ज्यादा कर लगते थे, तो बहुत ज्यादा कर नहीं थे। पनिशमेंट माइल्ड, हल्की मिलती थी। रिवाइवल ऑफ हिंदुइज्म, हिंदू धर्म का रिवाइवल हुआ था। बट देयर वाज टॉलरेंस ऑफ ऑल अदर रिलीजियस, लेकिन बाकी धर्मों के लिए भी सम्मान था। यूज ऑफ संस्कृत डेवलप्ड, संस्कृत भाषा का प्रचार प्रसार बढ़ा। आर्ट, लिटरेचर, पेंटिंग, वास्तुकला, आर्किटेक्ट, इस काल में सब समृद्ध हुए। और ड्यूरिंग द पीरियड ग्रेट पर्सनैलिटीज लाइक, महान लोग हुए, कालिदास, अमर सिन्हा, ये चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के 9 रत्नों में था, धन्वंतरी भी था, आर्यभट्ट एक महान वैज्ञानिक हुए, वराहमिहिर, तो ये इस समय में हुए। इसके साथ साथ गोल्ड के सिक्के थे, आर्थिक स्थिति मजबूत थी शुरू में, तो ये कारण थे इनको गोल्डन पीरियड कहा जाता है इस समय को। लेकिन कुछ लोग कहते हैं कि ऐसा नहीं है। एग्जिस्टेंस ऑफ टू मैनी फ्यूडेटरीज, बहुत ज्यादा सामंतवादी प्रथा हो गई थी, राजा का पूरा नियंत्रण नहीं था, छोटे छोटे सामंत शुरू में थे, वो शक्तिशाली हो गए, बाद में वो सर उठाने लगे। एब्सेंस ऑफ लार्ज सेंट्रल आर्मी, सेना बहुत ज्यादा बड़ी नहीं थी, सेंट्रल लोग पे, वो छोटे छोटे सामंतों की सेना थी, उस पर डिपेंड करती थी। ब्यूरोक्रेसी भी इतनी परफेक्ट नहीं थी, नौकरशाही। डेवलपमेंट फ्यूडल एलिमेंट्स, वही है, सामंती प्रथा शुरू हो गई थी,
लैंड ग्रांट्स देनी शुरू हो गई थी। सर्फडम होता है दास व्यवस्था, यानी जैसे उसमें आया था ना कि फोर्स लेबर, मजबूरी में जो है लेबर करनी पड़ती थी। सब इन्फिडेशन, सामंतों ने भी आगे थोड़ी थोड़ी जमीन औरों को देकर के उप सामंत बना दिए थे। तो एक बहुत अच्छी व्यवस्था नहीं थी, कुछ इतिहासकार कहते हैं। डिक्लाइन ऑफ ट्रेड, व्यापार कम हो गया था। गिल्ड्स, व्यापारियों के, श्रमिकों के जो संगठन बनते हैं जो है वो कम हो गए थे। डिक्लाइन ऑफ अर्बन सेंटर, अर्बन सेंटर कम होने लगे थे। इंक्रीजिंग वर्ण व्यवस्था ज्यादा बढ़ गई थी। अस्पृश्य लोग होने लगे थे। ये भी समाज के लिए एक बुराई थी, सामाजिक बुराई थी, सामाजिक सोशल डिसऑर्डर हो गया था। डिक्लाइन इन स्टेटस ऑफ वुमेन, औरतों की दशा भी इस समय में बुरी हो गई थी। तो ये उन लोगों के विचार है जो कहते कि ये स्वर्णिम काल नहीं था, लेकिन कुल मिलाकर के गुप्त काल को भारतीय इतिहास का स्वर्णिम काल ही कहा जाता है। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट। अब गुप्त काल पूरा हो गया। नेक्स्ट वीडियो में देखते हैं इतिहास का कोई और टॉपिक लेंगे। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट।